अच्छा सर, आज की क्लास में हम ये देख लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हो जाए तो उस साइबर अटैक के होने के बाद कंपनी के लिए कौन कौन से मसले क्रिएट हो सकते हैं, और कंपनी के लिए अगर वो मसले क्रिएट होते हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। उसी बिजनेस रिस्क की वजह से अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट है तो वो कहलाएगा मेरा ऑडिट रिस्क। तो यानी समझने की बात यह कि कभी आप किसी कंपनी के ऑडिट पे जाएं और आपको उनके लेट्स से के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स में ये लिखा हुआ दिखे कि भाई किसी हैकर ने या कुछ सॉर्ट ऑफ हैकर्स ने कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की या हैक कर लिया था, तो उसकी वजह से हमारे डेटा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा डेटा लॉस हो गया, क्या चीज़ डिलीट हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेट से अगर एक हैकर आया और हैकर ने, लेट से अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ और उस बैंक के ऑडिट के ऊपर मुझे एक बात पता लगी कि जो मेरे डिपॉजिटर्स हैं उनका डेटा वो लेके जा चुका है, उसने कुछ डेटा डिलीट भी कर दिया, तो ऐसी बात है भाई मेरे लिए तो कंप्लीटनेस का इशू हो गया और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू हो गया कंपनी की तरफ से। बात क्लियर? तो जब कंपनी की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का ब्रीच हुआ है, ये मसला क्रिएट हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी को हो सकता है कि हैवी पेनल्टी देनी पड़े। तो ये सारे रिस्क एसोसिएटेड जो हैं साइबर अटैक से वो आज की हम क्लास में सीखेंगे और देखेंगे उसको ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमने कहा कि भाई लेट से अगर एक साइबर अटैक हुआ किसी बैंक के ऊपर, तो आपका जो पहला रिस्क यहाँ से निकलता है, सही जी, पहला रिस्क जो आपका यहाँ से निकलता है वो ये है कि लॉस ऑफ डेटा। किस एक्सटेंड के ऊपर लॉस हुआ है? क्या कोई हमारा रिकवरी प्रोसेस है? क्या कोई हमारा रिकवरी प्रोसेस है? यानी रिकवरी प्रोसेस का मतलब ये है कि बैकअप अरेंजमेंट्स। बाज़ औक़ात एंटिटीज क्या करती हैं, जो है एसएलएस परफॉर्म कर रही होती हैं, एसएलए एग्रीमेंट में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में एंटर हुई हुई होती हैं, जिसकी बेस पे वो ये कहती है कि भाई चलो यार कभी को हमारा अगर लेट से हैक भी हो जाता है डेटा तो हमारे ऑपरेशंस जो है इंटरप्ट नहीं होंगे, और अगर इंटरप्ट नहीं होंगे तो हम वहाँ से बैकअप उठा लेंगे। तो ये तो हो गया एसएलएस सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, ये हो सकता है ना हो, तो ये हमारा रिस्क है। अच्छा, फिर हमने कहा कि व्हाट इफ कि अगर वो नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे गोइंग कंसर्न का रिस्क भी आ सकता है। किसका रिस्क आ सकता है? गोइंग कंसर्न का। भाई सीधी सी बात है, अगर कंपनी का डेटा सारा गायब हो गया और कंपनी के पास अब कुछ भी नहीं बचा तो भाई गोइंग कंसर्न का रिस्क आ गया ना। हो सकता है हैकर ने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया इधर उधर, तो आप क्या कर लेंगे? क्या ही कर लेंगे? तो समझने की बात यह है कि भाई गोइंग कंसर्न का रिस्क आ सकता है अगर कोई रिकवरी प्लान या सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इन प्लेस ना हो। तो एक ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा भाई, रिस्क नंबर 2 जो साइबर अटैक से आता है, सही जी, रिस्क नंबर 2 जो साइबर अटैक से आता है वो क्या है? सर, रिस्क ऑफ पेनल्टीज फ्रॉम रेगुलेटर। हाँ भाई, रिस्क ऑफ पेनल्टीज फ्रॉम रेगुलेटर। भाई मुझे एक बात बताओ, जो आपका रेगुलेटर है हो सकता है कि आपको पेनल्टी दे, बिल्कुल दे, क्योंकि भाई उसने लेट से उसने कहा कि भाई आपने ये मेजर्स लेने, और अगर आपने कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी का डेटा का ब्रीच किया है तो आपके ऊपर पेनलाइजेशन होगी, कंपनी को पेनल्टी लगेगी। तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या रिस्क है? भाई रिस्क ये है कि रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस, जो कि उसने पेनल्टी को सही तरीके से बुक ना किया हो। सर, तीसरा रिस्क बताएं इसका। ये आ गया रिस्क 3, सही जी। तीसरा रिस्क ये होगा क्लेम्स बाय कस्टमर। अगर कस्टमर का पैसा गायब हो, लेट से 1-2 दिन पहले मेरे दोस्त के साथ ये हुआ कि उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट गए, ना उसने कभी वो परचेज किए, उसको मैसेज आया कि भाई आपका जो है ये पीओएस पे, पॉइंट ऑफ सेल पे इतने 25,000 रुपये कट चुके, जबकि उसने ट्रांजैक्शन की नहीं थी, उसका एटीएम भी उसके पास था। तो समझने की बात यह है कि तो भाई ये कैसे हुआ? ये हैकिंग की वजह से हुआ ना, क्योंकि एक अनऑथराइज यूजर ने सिस्टम पे एक्सेस लिया, उससे वो ट्रांजैक्शन कर दी। अब इसमें जो जिम्मेदार है वो बैंक है ना, क्योंकि मेरा दोस्त तो क्लेम करेगा। तो ये कहने का मकसद है कि भाई क्लेम जो है क्या वो अंडर स्टेटेड तो नहीं है? क्लेम जो है क्या वो अंडर स्टेटेड तो नहीं है जो कि कस्टमर्स ने किए हुए हैं? पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर
हमारा बैंक जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर ये क्लेम्स फाइल हुए हैं, तो क्या हमारा बैंक किसी लिटिगेशन में जा रहा है? अगर तो जा रहा है तो फिर हमें लॉयर को क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा ही है। अच्छा, रिस्क नंबर 4, ये बड़ी अहम बात है, सुनिएगा। अच्छा भाई, क्या इसकी वजह से, क्या इस अटैक की वजह से हमारा कोई ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं हुआ? ब्रीच ऑफ लॉ। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो ऊपर हमने देखा था ना, रिस्क ऑफ पेनल्टीज फ्रॉम द रेगुलेटर, एक तो ये हो गया, पर हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होगा कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लॉ के एक्सपर्ट नहीं होते। हम यूजुअली उन लॉज एंड रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होते हैं, ऑल्दो हम पूरी अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं कि भाई कंपनी पे कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे होते हैं, बट आर मेन फोकस इज ऑन द लॉ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये ब्रीच हुआ है तो ये लॉ भी तो इसको इफेक्ट करेगा ना, कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो फिर क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए हम करते ही हैं, साथ में प्रोसीजर बता रहा हूँ कि मैं जो है कंपनी की इन हाउस लीगल काउंसिल और लीगल एडवाइज़र से बात कर लेता हूँ कि भाई आपकी नज़र में कोई ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं है। ऐसा है तो फिर मैं कंसिडर करता हूँ अपॉइंटिंग ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अच्छा जी, ये रहा, कंसिडर अपॉइंटिंग ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई मैं अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करके पूछ लूँ कि भाई हुआ क्या है। अच्छा, भाई इसके बाद भी देखते हैं। रिस्क नंबर 5 ये है कि आपको पता है कि जो एनटीडी के सिस्टम्स हैं, एनटीडी के जो सिस्टम है यानी बैंक के जो सिस्टम है, क्या इसमें अभी भी कोई फ्लॉ है, कोई मसला है, कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी है? यहाँ पे लिखते हैं कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी है। अच्छा देखिए, अगर कंट्रोल डेफिशिएंसी है ना तो फिर हैक होगा, फिर हैकिंग होगी, फिर इंटरप्शन होगी, फिर ये डेटा लॉस होगा। तो समझने की बात यह है कि हम ये देखेंगे क्या कोई कंट्रोल वीकनेस है। अगर कंट्रोल वीकनेस है तो मैं उसके कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं करूँगा। तो अगेन फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे एज अ सोल्यूशन कंसिडर करूँगा अपॉइंटिंग IT team to have a conclusion on IT systems। यानी बेसिकली IT जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल मतलब कि भाई एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होती है, कोई भी बंदा एक्सेस लेता है सिस्टम का कि एक्सेस मैनेजमेंट के लिए एक्सेस का फॉर्म क्रिएट होता है, फिर उसकी अप्रूवल्स होते हैं, तब जाके उसको एक्सेस मिलता है। क्या फायरवॉल्स लगे हुए हैं? ये सारे आपके IT जनरल कंट्रोल्स है। जनरल कंट्रोल्स जो कि किसी चीज़ को होने से रोकें, हर जगह अप्लाई हुए हैं, यानी एंट्री पे बैरियर है। और चेंज मैनेजमेंट, अच्छा ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक दिमाग ओपन माइंड होकर आप सोचें। चेंज मैनेजमेंट क्या है कंपनी की? चेंज मैनेजमेंट भी IT जनरल कंट्रोल्स में आता है। चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये मेरे बच्चों कि अगर लेट से एक बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है तो क्या उसकी ID टाइमली डीएक्टिवेट हुई? ऐसा तो नहीं है कि वो रिजाइन करके चला गया, घर से बैठ के सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो कुछ भी कर लेगा। आप क्या कर लेंगे? किसी और को ID दे दे, तो फिर ये मिसयूज होता है इन्फॉर्मेशन का, फिर ये मिसयूज होता है IDs का। तो चेंज मैनेजमेंट कैसी है? अच्छा, अब IT जनरल कंट्रोल्स में एक और चीज़ भी आती है कि भाई पासवर्ड जो सेट होते हैं उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम कैरेक्टर्स क्या होंगे, न्यूमेरिक और वर्ड कैरेक्टर्स क्या होंगे, कितनी मरतबा पासवर्ड में गलत टाइप करूं तो मेरा सिस्टम लॉक हो जाए। ये सारे कंट्रोल्स कौन देखेगा? हमारा IT वाला आके, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफिकली चेक करेगा। ये तो मैंने आपको प्रोसीजर्स बता रहा हूँ साथ साथ इसी के। ये भी बात क्लियर है आपकी? अच्छा भाई, तो ये सारी चीज़ें हमारा IT स्पेशलिस्ट करेगा, जिसको मैंने इसमें कंसिडर अपॉइंटिंग IT टीम टू हैव अ कंक्लूजन ऑन IT सिस्टम्स। तो वो चाहे जनरल कंट्रोल्स का कंक्लूजन हो या एप्लीकेशन कंट्रोल्स का हो, तो मैंने आपको दोनों को खोल के बता दिया है ताकि आपको भेजे में कभी याद है ज़िंदगी में। खैर, अच्छा अब हमने कहा कि भाई इसके ऊपर प्रोसीजर हमने एक ये किया था, एक ये किया था। अब आ जाते हैं लिटिगेशन लॉयर, सही है, इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्लेम्स किए। अच्छा, क्लेम्स की
एक्यूरेसी को देखने के लिए, क्लेम्स की एक्यूरेसी को देखने के लिए, सही है जी, हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे। हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड द कंपनी। सही है जी, अपने लॉयर का ओपिनियन ले लेंगे, ऐसा ही अपने लॉयर का ओपिनियन ले लेंगे, अपने इनके लॉयर को कंफर्मेशन भेजेंगे, आप बताएं आप कोई कैसे केसेस तो हैंडल नहीं कर रहे, अगर केसेस हैंडल कर रहे हैं तो आप मुझे बता दें, तो वहां से भी कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। अच्छा जी, फिर यार है रिस्क ऑफ पेनल्टीज, यहां पे मैं देखूंगा कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रेगुलेटर, यानी मैं कंपनी सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कंपनी सेक्रेटरी भाई जरा तुम्हें जो ईमेल्स आती हैं जरा मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या बातें कर रहे हो अपने रेगुलेटर से, सही है, रेगुलेटर से, ताकि मुझे पता लगे कि भाई उसने कोई ऐसे आपसे जस्टिफिकेशन तो नहीं मांगी, शो कॉज नोटिस तो नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा आप पोस्ट ईयर एंड लेजर को इंस्पेक्ट कर लेंगे, पोस्ट ईयर एंड लेजर को इंस्पेक्ट कर लेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कहीं साल के बाद तो पेमेंट नहीं हुई जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, फिर आपके पास अगर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेटा है तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई कहीं कोई ये डेटा लॉस तो नहीं हुआ, तो हमें जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि भाई ये तो लेजर ही गायब है, ये तो आंसर ही मैच नहीं हो रहे, ये तो लेजर का टोटल है और मेरे टीवी से मैच ही नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आप ये चीज़ें करेंगे। तो अगेन एक सवाल आया था ICAP पे जिसमें उसने कहा कि भाई बैंक है उसके ऊपर साइबर अटैक हो गया तो आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगेन आपके प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू रिस्क होने चाहिए कि रिस्क क्या है, तो ये रिस्क है, इसके ऊपर हम काम क्या करेंगे आज ही देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई अच्छा ये जो अटेम्प्ट है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अटेम्प्ट थी हमारी विंटर 2020 का क्वेश्चन 3 था। अच्छा, तो सवाल ये कह रहा है कि यू आर द ऑडिट मैनेजर एट मूसा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ बीटा बैंक लिमिटेड, यानी आप बैंक के ऑडिटर हैं। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, जब आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे थे तो आपको ये पता लगा कि न्यूज़ पब्लिश हुई है इन न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, दैट BBL हैज सफर्ड अ साइबर अटैक। यानी देखें, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं से मिलती है ना, तभी तो वो कहता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की एंड इट्स इन्वायरमेंट की, ऐसा ही है। तो आपको अगर यही चीज़ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट से पता लगती तब भी बात इक्विवेलेंट थी। अब आपको ये चीज़ कहाँ से पता लगी है, इन्वायरमेंट से पता लगी है। बेसिकली देखें, मैं फिर बता दूं, आपके रिस्पॉन्सेस टूवर्ड रिस्क होने चाहिए, तो आपको सही रिस्क पता नहीं होगा तो आप सही से ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई विच हैज़ रिजल्टेड इन थेफ्ट ऑफ डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंशियल डेटा। अच्छा, डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंशियल डेटा चला गया है तो बस ऐसी बात है, हो सकता है कि यहाँ से जो है हमारी अनऑथोराइज्ड जो है वो ट्रांजैक्शन हुई हो, जो हमने वैसे भी देखा था, अनऑथोराइज जो है ट्रांजैक्शन हुई हो, या तो डेटा लॉस हो गया व्हाट्सएवर या डिलीट करके चला गया वो हैकर। आगे देखते हैं, वो कहता है डिस्कस करें कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू शुड प्लान इन रिस्पॉन्स टू द साइबर अटैक। यानी अब आप बताएं कि भाई बीइंग एन ऑडिटर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा ये तसल्ली लेने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या इसमें मसला नहीं है। बोलता है ड्यू टू द थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा BBL is exposed to severe legal action and claims from the depositors। ऐसी बात है, वो लोग पैसे मांगेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या प्रोसीजर्स लिखे हैं, और अगेन ये उसी रिस्क के रिस्पॉन्सेज होंगे जो हमने पीछे सीखे हैं। आ जाएं जी, बोला मैनेजमेंट से डिस्कस करें एंड दो विद गवर्नेंस से रिगार्डिंग द फॉलोइंग इशूज, कि इंसिडेंट अकर कैसे हुआ और इसकी एक्सटेंड क्या थी। ये देखें, अलॉन्ग विद द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द डेटा लॉस, यानी भाई डेटा किस किस्म का गया। अगर वो क्लाइंट कह रहा है कि भाई डेटा सिर्फ ये कि उसके नाम गए, अकाउंट नंबर और पासवर्ड्स नहीं गए, तो बस ऐसी बात है, हम कहेंगे नहीं भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको वेरीफाई करेंगे। मैं क्या करूँगा, कंप्लेन लॉग जाके देखूंगा। अगर ऐसी कंप्लेन्स आई हुई होंगी कि जिसके अंदर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं वो इस इंसिडेंट के बाद, तो मैं कहूँगा मैनेजमेंट झूठ कह रही है।
तो ये तो मैंने आपको एडिशनल प्रोसीजर बता दिया जो हम बैंक्स के ऑडिट पे यूजुअली करते हैं। हम कंप्लेन लॉग को चेक कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कंपनी के ऊपर कोई क्लेम आया हुआ, बैंक के ऊपर कोई क्लेम आया हुआ, इन्होंने सही तरीके से एंटरटेन ना किया हो। तो वो कहता है कि भाई हाउ द BBL एक्सपेक्ट्स टू मिटिगेट एंड रेक्टिफाई द सिचुएशन, क्या इनके कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, क्या इन्होंने कोई इस पर मजीद मेजर्स लिए कि आगे से ये ना हो पाए। और फिर दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि भाई whether any going concern assessment has been performed by the entity। भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसा मामला है कि भाई आपका सारा ही डेटा जा चुका है तो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट हम पूछ लेंगे उससे, क्योंकि तुम बेहतर पोजीशन में हो बैंक, तुम बताओगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सब गया और इतने हैवी पेनल्टीज आएंगी। अब लेट से कोई, मैं कहूँ कि भाई एक बैंक है जिसकी फुटिंग ही छोटी सी है और उसके इतने सारे क्लेम्स आ गए तो वो कैसे देगा। ऑल्दो इंश्योरेंस कवर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, बट अगेन मुझे तो असेस करना पड़ेगा ना कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, क्योंकि लोगों का तो कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो वहाँ पे खराब होगा तो उस लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कैसे किया जाएगा। ऐसी बात है, गोइंग कंसर्न इशूज होंगे, लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे तो लोन नहीं देगा। तो सारी चीज़ें पैरामीटर्स आपको ऐसे सोचने होते हैं। आगे फिर हमने कहा कंसल्ट करेंगे लीगल एडवाइजर से about the laws and regulation and the possible impact of the non compliance on the client। यानी देखो मैंने फिर बताया था पीछे कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि हमें सारे लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज हो, तो हम कंपनी के लीगल एडवाइजर से बोलेंगे भाई तुम बताओ, क्योंकि तुम तो लॉयर हो, तुम्हें तो लॉज एंड रेगुलेशन की मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तुम बताओ कि इस ब्रीच के बाद कहीं कोई हम इतने एक्सपोजर पे तो नहीं है कि हमें पेनल्टीज लग जाएं। बात क्लियर है। तो इसके बाद हमने देखा, फिर इसके बाद हमने कहा कंसिडर अबाउट कंसल्टिंग विद द ऑडिटर एक्सपर्ट। भाई आपको इतना रिस्क लगता है तो आप ये देख लें कि आपने अपना ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करना है या नहीं करना। तो अपना ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए वही वाली सारी बातें, अगर आप लंबी करके लिखना चाहें कि हम उसकी कॉम्पिटेंस देखेंगे, कैपेबिलिटी देखेंगे, सही जी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, और उससे पहले ये देखेंगे क्या ये मैं खुद एक्वायर कर सकता हूँ ये सारी नॉलेज उस चीज़। अगर नहीं कर सकता तो मैं कंसिडर करूँगा उसको अपॉइंट करूँ, फिर वही उससे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उससे एग्रीमेंट करूँगा कि तुम भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे, उसका नाम यूज़ नहीं करूँगा। तो पूरा ऑडिटर एक्सपर्ट का ऐसा यहाँ पे आ गया। बात क्लियर है। चलें जी आगे। तो कहते हैं ऑब्टेन करें डिटेल्स अबाउट द क्लेम्स फाइल्ड बाय द कस्टमर्स अगेंस्ट BBL। यानी पहले तो मैं कहूँगा भाई जो लोगों के कस्टमर्स ने तुम पे क्लेम फाइल किए हैं ज़रा वो लिस्ट ले आओ बेटा। अच्छा, फिर आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं इसकी कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर करूँगा। अगेन कंप्लेन लॉग से मैच करोगे कि जो कंप्लेन्स आई हैं, क्लेम्स आए हैं, क्या वो वहाँ से मैच हो रहे हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम है, तो फिर आप ये पूछेंगे भाई आपने ये क्यों नहीं किया। तो बोलेगा मैं इस क्लेम को एंटरटेन नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ क्लेम को एंटरटेन नहीं कर रहे तो आप अपने लॉयर से लिखवा के दे दें कि आप ये केस जीत जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ बंदों के जो पैसे कटे हैं वो 25-25 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये कटे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम क्लेम एंटरटेन करेंगे 20 हज़ार रुपये का, तो आपने तो प्रोविजन ही गलत किया हुआ है ना। तो उस प्रोविजन को अगर आप कह रहे हैं कि सर इतना सही किया हुआ है तो आपका लॉयर कहेगा तो बाकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज में शो होगा। बात क्लियर है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है BBL intends to honor these claims in such a scenario ensure that the proper provision has been made in the financial statement। जो मैंने बात कही कि अगर वो कह रहा है कि भाई सही है मैं इन क्लेम्स को ऑनर करता हूँ, मैं दूंगा पैसे, बट क्या वो फिर अमाउंट सही है या नहीं है। आगे इन केस PPL intends to challenge these claims in the court of law then depending on the advice of legal advisor disclose it as a contingent liability। मैंने कहा ना कि भाई अगर वो चैलेंज करने लगा है, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं कर रहा, तब भी कंटीजेंसी है। बाकी यानी लेट्स से अगर 1 बिलियन के क्लेम्स है और मैंने जो है लेट्स से आप समझें कि 600 मिलियन रिकॉर्ड किया हो तो 400 मिलियन वुड बी शोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट ये हो सकता है कि पे करना पड़ गया। बात क्लियर है। इसके बाद फिर वो कहता है भाई कॉरेस्पॉन्डेंस देख लें सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, यानी सेंट्रल बैंक हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि भाई क्या उसने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पे जो आपको ये तो नहीं बताया कि भाई आपने इतनी पेनल्टी देनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई निकालो तुमने क्या क्या बातें की हैं उससे। तो अगर उसमें कोई शो कॉज नोटिस मिला तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पता लगेगा ना कि पेनल्टी है, और मैं देखूंगा कि FS में रिकॉर्ड हुई हुई है नहीं हुई हुई है तो फाइन, नहीं हुई हुई तो रिकॉर्ड करा लूँगा। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज़ का भी रिस्क यहाँ से हैज होता है। पर अगेन ये सारे रिस्क तुम्हें पता लगे थे जब तुमने अंडरस्टैंड किया था, असेस किया था। तो रिस्क असेस किया था तो ही काम कर रहे हो ना, रिस्क असेस नहीं करोगे तो काम भी नहीं करोगे, सीधी सी बात है। आगे इंस्पेक्ट सब्सिक्वेंट पेमेंट्स एंड पोस्ट ईयर एंड अकाउंट्स टू असरटेन द अमाउंट्स ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन। यानी बोला कि ईयर एंड के बाद देखो जो पेमेंट्स हुई हुई हैं कहीं वो पेनल्टी के तो नहीं, तो कट ऑफ इशू होगा तो यहाँ पे उसको पार्क करवाना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि IT एक्सपर्ट को लगाएं ताकि असरटेन करें कि भाई डेटा ब्रीच और इसका इम्पैक्ट क्या है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई अभी IDGCs की, और अगर
मेरा आईटी वाला कहता है कि भाई आप इस सिस्टम पे रिलाय नहीं कर सकते, तो सिस्टम पे रिलाय नहीं करने का मतलब है मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करने पड़ेंगे। और इवन आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ भी सीखी होगी कि बाज़ औक़ात इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन हो जाती है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो ये केस होता है कि जब कंट्रोल्स पे रिलायंस के बगैर मैं ऑडिट ही नहीं कर सकता। अब बैंक है जिसकी मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं दिन में, तो उस पर मैं कंट्रोल्स पे रिलाय अगर नहीं करूँगा तो मैं ऑडिट कैसे करूँगा? तो ये तो स्कोप लिमिटेशन हो गई। जहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं दे सकते, तो आपने वहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना लाजमी होता है। और कंट्रोल रिलायंस नहीं है तो यू कैन नॉट से कि ये एंटिटी बिल्कुल सही है। फिनटेक कंपनी है जिसमें ऑटोमेटिकली रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, पैसे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो भाई फिनटेक जैसे ईजी पैसा को ले लें। अब ईजी पैसा क्या करता है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना, इसको पैसे ट्रांसफर किए, वहाँ पे चार्जेस कट गए, उसको पैसे दिए, यहाँ पे चार्जेस कट गए। अब इसके ऊपर कंट्रोल्स क्या है? अगर इस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो मेरे एफएस के अंदर जो ऑटोमेटिकली इनकम रिकॉर्ड हो रही है लेजर्स के अंदर, वो भी सही नहीं होगी। तो हाउ कैन आई रिलाय, मैं कितना ही वेरीफाई कर लूँगा। बात क्लियर है? और फिर वो कहता है कि भाई इंक्वायरी करें वेदर द मैनेजमेंट इज कैरीड आउट एनी रिस्क असेसमेंट फॉर द पॉसिबल लॉस ऑफ बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही गोइंग कंसर्न से लिंक होता है ये बात कि भाई इस वाक़े की वजह से अब मुझे ये बता दें कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बैंक से जो है रुखसत हो जाएंगे और आपको पैसे नहीं देंगे। जब पैसे नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपके जो पीपी पर हैं वो भी इम्पेयर्ड हों, क्योंकि वैल्यू इन यूज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट अ साइबर अटैक थिंग, जो कि हो सकता है कि एग्जाम में वापस आए किसी सवाल में घुस के आ जाए। जज़ाकल्लाह।